तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैंने आपको डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि आप 1498 में 1498 में पुर्तगाली जो एक सेलर था, नाविक था या फिर खोजकर्ता था, व्यापारी था, जो कि भारत आया था समुद्री मार्ग के जरिए। कल हमने ये डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का जो भी टॉपिक है वो। कल मैंने आपको बताया था कि वास्को ड गामा जब भारत आया था तो उसने भारत से जाते वक्त 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था सारे खर्चे को निकाल करके। इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, जो कि पुर्तगाल का पहला गवर्नर था भारत में। ठीक है, उसके बाद में मैंने कल ब्लू वाटर पॉलिसी उसकी बता दी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति क्या थी, किस आधार पर उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनी चलाई थी। इसमें आपको मैंने बताया था कि हिंद महासागर में और फिर अरब सागर में अपनी जो नौसैनिक क्या कहते हैं बल है, उसको बहुत ही भारी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में बढ़ावा देने की जो क्या कहते हैं रणनीति थी, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया, ताकि अपनी जो जलीय सेना को मजबूत किया जा सके और अपना आधिपत्य समुद्री क्षेत्र में स्थापित किया जा सके, जिससे कि कोई दूसरा व्यापारी अपने भारत में या इनके व्यापार क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, जिसकी वजह से इनको व्यापार करने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। यहाँ तक की चीजें हमने कल जानी थी। कल हमने इसके अलावा आपको जो एक स्पेनिश खोज का डिस्कवरर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, किस तरीके से उसने अपनी जो है भारत की खोज के लिए निकला। और फिर उसके पास उस समय कंपास या फिर जो भी उस टाइम के नक्शे ना होने की वजह से या फिर उसकी जो खोज में सहायता देते थे, उसकी हेल्प करते थे, उस सामग्रियों के ना होने की वजह से, उनके अभाव की वजह से वो अमेरिका पहुंच गया। और फिर इतिहास के पन्नों में उसका नाम उल्लेखित हुआ कि अमेरिका की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो क्या उससे पहले अमेरिका खोया था, या वास्को ड गामा ने भारत की खोज की तो क्या उससे पहले भारत खोया था? ऐसा नहीं है, ना भारत खोया था ना अमेरिका खोया था, बल्कि समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचने का रास्ता इन दोनों ने खोजा था। अब जैसा कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, मैंने आपको टॉपिक यहां पर पहले ही ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। लिखने का मेरा, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, लिखने का मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि समय को थोड़ा सा बचा करके बहुत लंबी वीडियो ना खींची जाए और आसानी से आपको सारी चीजें, सारे कंटेंट्स दिए जा सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 तक की इसकी जो भी है वो कार्य इसकी अवधि होती है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। अच्छा, अब ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति है क्या? मैंने जैसा कि आपको बहुत पहले भी बताया था कि आप अपने दिमाग में मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का मैप, ये दोनों अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए, क्योंकि बिना मैप के कोई भी चीज आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी, फिर वो रटना हो जाएगा और रट के आप चीजों को बहुत ज्यादा दिन तक अपने दिमाग में नहीं रख सकते। तो आपको जो सबसे पहले चीजें जाननी है वो ये जाननी है कि गुजरात आपका कहाँ है। तो देखो, अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपने देखा है उस दिन आपको जो मैंने पढ़ाया है, ये है गुजरात का एरिया। ठीक है, ये सारा का सारा जो एरिया है आपका, ये दक्षिण का एरिया है, जिसको आप इतिहास के पन्नों में दक्कन भी लिखा आपको मिलेगा। ये आपका जो है, ये जो इंडिया है आपका, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी, एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये जो यूरोप है आपका, ये आपका यूरोप है। ठीक है, और ये है आपका ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां पर सऊदी अरब अमीरात, ठीक है, अरबियन कंट्रीज हैं, ये कुछ इसी प्रकार है, आलू मूली, जिस तरीके से आपको समझ में आए। बस जब आप मैप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन यही मिलेगी। अब मिस्र, इसमें एक वर्ड आया है मिस्र, और गुजरात की नौसेना ने एक समुद्री युद्ध, जिसको चौल का युद्ध कहा जाता है, ये 1509 में लड़ा गया था, चौल का युद्ध। जब आप इतिहास पढ़ोगे
और जब आप कंपटीशन, जैसे जो अब ये वीडियो जिन जिनके पास जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कंपटीशन लेवल की तैयारी ही कर रहा हो, ये नॉलेज के बेस पे भी बहुत बढ़िया साबित हो सकता है यदि आप इसको अच्छे से समझें और पढ़ें। लेकिन इसमें जब आप बड़े लेवल पर कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो आप पाओगे कि इसमें कई सारे युद्ध लड़े गए हैं, चाहे वो चौल का युद्ध हो, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी हो, चाहे वो चौसा का युद्ध हो, चाहे वो आपका जो है क्या कहते हैं बक्सर का युद्ध हो। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। और किस लिए लड़ी गई हैं? अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और दूसरे के साम्राज्य को हड़पने के लिए। इतिहास पूरा भरा पड़ा है युद्धों से और टाइमलाइनों से, ये चीजें मान के चलिए आप। तो चौल का युद्ध यहाँ पर जो लड़ा गया वो क्यों लड़ा गया? क्योंकि यहाँ ये पुर्तगालियों को हटाना चाह रहे थे। अब चूंकि 1498 में, जब ये 17 मई 1498 या कहीं कहीं आपको 20 में मिलता है, 1498 में जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत के कालीकट पहुंचा, यहाँ से लिस्बन से, पुर्तगाल के लिस्बन से ये जब पहुंचा, और ये थोड़ा सा इसको हम यहां कर देते हैं, ये ऐसे करके इस तरीके से जब पहुंचा ये, तो इसने अपना कुछ ना कुछ व्यापार का हिस्सा यहां जब वापस ये पुनः जब लौटा तो फिर कुछ हिस्सा जो है ये अपना दिखाया, क्या कहते हैं, यहाँ जब मुनाफे का हिस्सा यहाँ दिखाया गया तो इन्होंने देखा तो कहा यार ये तो 60 गुना ज्यादा है, और अगर ये 60 गुना ज्यादा है तो इस अकेले व्यक्ति जो कि इसके साथ कुछ लोग गए थे और ये इतना मुनाफा कमा के लाए हैं, तो भाई हमें भी चलना चाहिए। यहाँ पर दूसरे लोग भी अपने आप में तैयार हुए कि भाई मुझे भी चलना चाहिए वहां पे मुनाफा क्या कहते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि वहां तो बिल्कुल ये मान के चलिए खजाना गड़ा हुआ है। तो क्या किया गया कि यहां आपको मैंने कल एक बताया था कि वास्को डी गामा के पुनः अपने देश जाने के पश्चात उसके मुनाफे को देखने के बाद में एक कंपनी का गठन किया गया जिसको एस्टाडो दा इंडिया, जिसको हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। तो जब इस कंपनी का गठन किया गया और ये कंपनी भारत आई तो यहां पर बहुत पहले से भी तो लोग व्यापार कर रहे थे। तो भाई जब कोई पहले से अपना व्यापार करेगा तो वो क्यों चाहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे व्यापार पे अपना कब्जा जमाए या हमारी आमदनी को कम करे। भाई जहां हमें 2 रुपए की आमदनी है, किसी दूसरे के आ जाने से 1 रुपए कम हो जाएंगे, 1 ही रुपए की आमदनी हो जाएगी। भाई कुछ वो भी तो ले जाएगा, कुछ कस्टमर्स हमारे वो भी तो देखेगा। अच्छा, तो क्या है कि ये जो अरबियन कंट्रीज के लोग थे और इधर ये जो है क्या कहते हैं इधर अपना ये जो टर्की के लोग थे, ये सब पहले से व्यापार कर रहे थे जल मार्ग से और स्थल मार्ग से दोनों। ठीक है, अब इनके पास इनको रोकने के अलावा अरबियन कंट्रीज के या जो पहले से देश व्यापार कर रहे थे भारत के साथ, इनको रोकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और इनको रोका भी कैसे जाए, क्योंकि भाई अब ना तो हम आपके रास्ते लड़ने का भी एक मुद्दा होता है, एक बहाना। भाई कोई किसी से ऐसे नहीं लड़ाई कर सकता। आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे लड़ने के लिए, जाहिर सी बात है मुझको वो पिंच करेगा, प्रोवोक करेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेगा जिससे मुझे गुस्सा आए, फिर मेरी लड़ाई हो। जब मैंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया तो कोई मुझसे क्यों लड़ जाएगा। ये जो यूरोपियन पुर्तगाली थे, इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी, कहा भैया जो मुख्य आपका लड़ाई का क्षेत्र है हम उधर जाएंगे ही नहीं, हमको व्यापार करना है, हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है। तो जब हम उधर जाएंगे ही नहीं तो लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका से होते हुए अफ्रीका से होते हुए और ये फिर भारत पहुंचे। अब यहां पर चूंकि अरेबियंस पहले से थे, अरब कंट्रीज के लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, टर्की के लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, मिस्र के लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं चाहेगा कि भाई हमारे व्यापार पे आपका अधिकार हो या आप हमारे साथ बैठ के व्यापार करो। जिसकी दुकान ऑलरेडी चल रही है वो क्यों चाहेगा किसी दूसरे की दुकान की आप हमारे सामने या हमारे बगल में हमारे सर पे अपनी दुकान चलाओ। तो उन्होंने जो अरेबियन कंट्रीज थे या जो पहले से विद्यमान जो व्यापारिक कंपनियां थी, उन्होंने इनका बहुत जोरों शोरों से विरोध किया पुर्तगालियों का। तो इस आधार पर इन्होंने 1508 में मिस्र और गुजरात की नौसेना, मिस्र और गुजरात की नौ, गुजरात यहां है, मिस्र आपका ये इस जगह पर है, अफ्रीका का ही एक जो है राज्य है मिस्र, वहां से जो है क्या कहते हैं इनका
और इनकी ये दोनों नौसेनाओं को आपस में मिलकर के और फिर पुर्तगालियों से जो युद्ध लड़ा गया, इसको बोलते हैं चौल का युद्ध। ठीक है। अच्छा, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको महाराष्ट्र राज्य में एक शहर है जिसका नाम है चोल, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। और बेसिकली कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है, ये पूरी की पूरी दक्षिण के जितनी भी राज्य आज के वर्तमान समय के स्थित राज्य हैं, उन सबको रिलेट कर रहा है। मैं जब आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जैसे कि अभी आप इसमें आगे आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये एक बहमनी था और वो टूट कर कैसे 5 राज्यों में बिखरा और किस तरीके से आज का जो वर्तमान आधुनिक नाम है उन राज्यों का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो इसमें क्या है कि 1508 में मिस्र और गुजरात की नौसेना ने एक समुद्री युद्ध लड़ा जिसको चौल युद्ध के नाम से जाना जाता था, और जिसमें पुर्तगालियों को हराकर दीव से हटा दिया। मतलब दीव कहां है? गुजरात का एक शहर है, ये गुजरात है आपका, और यहां पर एक शहर है दीव। ठीक है। ये दमन और दीव आप जब क्या कहते हैं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये दमन दीव एक राज्य शहर है यहां पर दीव, और वहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये जो एरिया है ये सारे के सारे एरिया समुद्री एरिया है। यहाँ पर बंदरगाह होते हैं। पहले के टाइम में हवाई जहाज नहीं थे, वो पानी के जहाजों से अपना रास्ता निकाल के व्यापार करते थे। पानी के जहाज ही आने जाने के मुख्य साधन थे। तो यहां से इनको, क्योंकि अब ये ऑलरेडी यहां पर बैठे हैं, तो अब ये चाहेंगे कि भाई कोई दूसरा क्यों आए हमारे बेड़े पर, क्यों आए कोई हमारे बंदरगाह पे, तो उन्होंने यहां से इनको भगा दिया, पुर्तगालियों को भगा दिया। लेकिन इस युद्ध में जो सबसे बड़ी पुर्तगालियों के लिए कह सकते हो सबसे बड़ा नुकसान था, वो ये था कि अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जो कि भारत का पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, उसका पुत्र मारा गया। ठीक है। इसका नाम है लॉरेंको डी अल्मेड़ा। ठीक है। जो मारा गया पुत्र, उसके पुत्र का नाम लॉरेंको डी अल्मेड़ा था। ठीक है। और फिर इसको इन्होंने गुजरात और मिस्र की नौसेनाओं ने मिलकर के मार दिया। 1509 में कहानी ऐसे तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि भाई अभी तुमने मारा है तो ये भी तो बैठे हैं गुस्से में कि ठीक है हम भी बदला लेंगे। अब कैसे लेंगे? मौका देखेंगे, फराक देखेंगे, भाई अपनी सेना को मजबूत करेंगे। थोड़ा ऐसे थोड़ी है कि कोई दूसरे के घर में ऐसे चले जाके लड़ाएगा। भाई अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया मौके से, उस टाइम आप सबल थे, तो वो भी चुप करके बैठ जाएगा। ठीक है, आने दो मौका, फिर हम बताते हैं तुम्हें। वो भी मौके की फिराक में रहेगा। जैसे मौका मिला 1509 में, इन दोनों नौसेनाओं को हरा करके अपना बदला ले लेता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा अपना बदला ले लेता है। और अल्मेड़ा का सपना, इसका क्या सपना था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि आपके हिंद महासागर और अरब सागर में जो समुद्री मार्ग है, उसमें आने जाने के लिए आपसे कोई भी व्यक्ति परमिशन ले, आपका संपूर्ण आधिपत्य हो, एकाधिकार हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें ऊपर बिना आपकी परमिशन के ना कर पाए। तो क्या हुआ कि पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर और अरब सागर पर संपूर्ण प्रभुत्व हासिल करना, और इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया गया। ठीक। अब यहां तक की चीजें जो है, ये भारत में पुर्तगालियों के पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा की उपलब्धि थी, और इन्हीं को जो है इसी कारण से इनको हम इतिहास के पन्ने में, आधुनिक भारत के इतिहास के पन्ने में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में पढ़ते हैं। अब यहां से जो दूसरा व्यक्ति शुरू होता है, दूसरे व्यक्ति का नंबर आता है, जिसको हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये क्या है कि ये पहले स्क्वाड्रन कमांडर होता है 1503 में। अब देखिए यहां पर समझने की बात यह है कि आज की जनरेशन हर एक चीज इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, तुरंत रिजल्ट चाहती है, और जबकि तुरंत परिणाम कहीं भी नहीं मिल सकता है। ये चीजें इतिहास भी बताती हैं, और ये हमारे पूर्वज भी बताते हैं, हमारे घर के माता पिता बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं। धैर्य रखो, यू हैव टू बी अ पेशेंस। ओके। क्योंकि तुरंत फल नहीं मिलता है, और ये हमारे धार्मिक ग्रंथ भी बताते हैं। ठीक है। तो इसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क देखिए दूसरा भारत का पुर्तगाली गवर्नर बना।
लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? वह स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में नियुक्त होता है। ठीक है, स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में नियुक्त किया जाता है, आता है पुर्तगाली सेना में। ठीक, फिर उसके बाद में 1503 से लेकर के 1508 तक का सफर उसका ऐसा होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली कंपनी में अपनी सेवा देता है। अब सेवा देगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में सही और गलत चीजें जानेगा। कोई व्यक्ति कहीं भी अपना समय इन्वेस्ट करेगा तो उस जगह के बारे में, वहां की नीतियों के बारे में, वहां के वेशभूषा परिवेश के बारे में, वहां की सामाजिक अच्छाइयां और बुराइयां, वहां की दशा किस तरीके से कैसी स्थिति है, सारी चीजों के बारे में वो जानेगा। तो यहां पर जो 1503 से लेकर के 1508 का समय है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के लिए, वह एक खाद के रूप में होता है, जैसे किसी खेत में जो खाद का काम करते हैं ना, उस तरीके से कि वहां की परिस्थिति को जानने का। 1509 में वह दूसरा गवर्नर पुर्तगाली दूसरा गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है भारत में। अब 1509 में मिस्र के ममलूक शासक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़े को पराजित करके उसने द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। द्वीप कहां? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ये है आपका द्वीप। ठीक है, इस जगह, ये जो जगह है ये है आपका द्वीप। ठीक, आप मिस्र कहां है? ये है आपका, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ का एक छोटा सा राज्य है, शहर है, वो मिस्र है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या है? ये है आपका सऊदी अरेबिया। अब यहां से कुछ जहाजी बेड़े भेजे गए, ममलूक शासक जो मिस्र का शासक था उसने कुछ जहाजी बेड़े भेजे। अब यहां पर चूंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क बैठे हैं, भाई साहब मैंने मार के भगा दिया है, बट हम बैठे हैं यहाँ पे, तुम कैसे आओगे? ठीक है, तो इस तरीके से ममलूक शासक के जहाजी बेड़े को ये द्वीप से पराजित करके और वापस भेज देते हैं और फिर अपना द्वीप पर अधिकार वो जमा लेते हैं। ठीक, इस तरीके से इनकी ये जो पहली कह सकते हो, पहली जो इनकी क्या कहते हैं जीत होती है, वो यही है कि 1509 में बनने के बाद में मिस्र के ममलूक शासक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़े को पराजित करके द्वीप पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। फिर इनका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक उपलब्धि कह सकते हो, इनकी विजय कह सकते हैं, जीत कह सकते हैं आप, वो 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अब बीजापुर कहाँ है? देखो, आप मैप का आपको हर जगह आवश्यकता पड़ेगी, मैप की जरूरत आपको हमेशा लगेगी। कैसे? मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ महाराष्ट्र, ये गोवा, फिर उसके बाद में ये कर्नाटका का एरिया है, और फिर यहाँ नीचे केरल, और फिर उसके बाद में इधर आपका जो आ जाता है वो तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, ये दक्षिण के पूरे क्षेत्र है। बीजापुर कर्नाटक राज्य का एक जगह है, एक शहर है। वहां पर स्थित एक राजा होता है जिसका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह, जो कि गोवा पर इसका अधिकार होता है। इसने गोवा को जीत लिया होता है और गोवा पर इसका अधिकार होता है। लेकिन 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब सोचिए आप, व्यापारी बन के आए थे, व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे अपना जो है अधिकार हासिल कर रहे हैं, अपना अधिकार बना रहे हैं, राज्यों को जीत करके, शहरों को जीत करके, और साथ ही साथ अपनी नीतियों को उन पर लागू करके अपना अधिकार, एकाधिकार धीरे धीरे ये बनाने लग पड़े हैं। और कहीं ना कहीं यह भारत में गुलामी की सबसे बड़ी कड़ी है कि कल जो मैंने आपको बताया था कि एक इसमें जो मुख्य पात्र है जिसका नाम एक भारतीय व्यापारी होता है, कल मैंने नाम आपको बताया था, एक भारतीय व्यापारी होता है जो कि वास्को डी गामा की मदद करता है अफ्रीका से भारत जाने में। उसका श्रेय होता है कि संपूर्ण भारत धीरे धीरे करके, वो बात तो शुरू केरल से हुई है, लेकिन संपूर्ण भारत में जो आप कह सकते हो गुलामी की बेड़ियां वहीं से शुरू होती हैं जब कोई अपना किसी अपने को धोखा देता है।
तो अब हम क्या इसमें आगे पढ़ेंगे कि ये बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को से गोवा को ये जीत लेता है। ठीक है, गोवा आपका कहाँ है, यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पर, कर्नाटका का एक छोटा सा राज्य है बीजापुर, मतलब कर्नाटका का एक छोटा सा कर्नाटका की एक जगह है, प्रांत है जो कि है बीजापुर, और बीजापुर का राजा यूसुफ आदिल शाह जिसने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया होता है, और उससे अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो गोवा को जीत लेते हैं। ठीक है, ये उनकी दूसरी उपलब्धि है। फिर अब चूंकि ये पुर्तगाली ये सब ईसाई होते हैं, और इनकी जो अवधारणा होती है, इनकी जो मंशा होती है, तो ये होती है कि मुगल को खत्म करके, ठीक है, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना, अपनी अपनी धार्मिक वृद्धि करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई कि भाई जब आप यदि आपको अपनी संख्याएं बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भारत में हो तो भारतीय महिलाओं से आप विवाह करोगे, फिर आपकी संख्याएं ऑब्वियस सी बात है कि बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति ये अपनाते हैं, और सती प्रथा पर रोक लगाते हैं, जो कि मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे इसकी एक अच्छी बात ये लगी कि सती प्रथा पर रोक लगाते हैं। हालांकि इसमें भी उनका कुछ ना कुछ अपना ही फायदा है, और वो बिना मैं किसी जानकारी के आपको ऐसे नहीं बता सकता। लेकिन इनके अलावा 1829 में ब्रह्म समाज के संस्थापक, जिनको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं, और विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया था। और सती प्रथा होता क्या है कि जिन महिलाओं के पति खत्म हो जाते हैं, या जिन महिलाओं की पतियों की मृत्यु हो जाती है, उनको उनकी चिता पर जलती हुई चिता पर जीवित महिलाओं को बिठा करके उनके साथ उनको जो है जला दिया जाता है, उसी को सती प्रथा कहते थे। तो उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब इनके बारे में इससे जो मेन पॉइंट थे मैंने वो मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर। जो इनके बारे में जितनी चीजें आपको जाननी थी मुख्य रूप से, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जिस लेवल की आपकी तैयारी है या जिस लेवल की आपकी पढ़ाई है, उस लेवल पर आप उन चीजों को एज इट समझ सकते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो नीनो डी कुन्हा के बारे में। ये भारत में तीसरे पुर्तगाली गवर्नर होते हैं। इन्होंने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ठीक है, ये जो हेडक्वार्टर है पुर्तगाली सरकार के पुर्तगाली गवर्नमेंट की, उसके मुख्यालय को यानी हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा ये स्थानांतरित करते हैं। गुजरात के बहादुर शाह ने हुमायूं से संघर्ष के दौरान बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली 1534 में। देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और है कि इसमें जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, हालांकि उसकी शुरुआत तो 1526 से मानी जाती है, और 1526 में ही यहाँ पर भी देखो एक डेट दूसरे डेट को मेंशन कर रही है। अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो 1529 में हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, नीनो डी कुन्हा को, लेकिन यहाँ पर 1526 में जब हम मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो 1526 में हम पढ़ेंगे मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, इतनी ही है। और हाँ, यहाँ 1502 से और 1524 जो मैंने लिखा है, ये 1498 के बाद वापस जाने के बाद में जब भारत में वास्को डी गामा दोबारा आया है, तो वो एक डेट है 1502 और दूसरी डेट है 1524। ठीक, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे अगली क्लास में आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।